आप लोग को आज मैं क्लास 11th का भौतिकी एक चैप्टर है, ठीक है, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, थोड़ा इसको गौर करेंगे सब कोई। हाँ, अच्छा चीज़ है। आइए, पहले हम मेन चीज़ देखेंगे क्या, कि उससे रिलेटेड जो मेन चीज़ होता है ना, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। आज जो जो मेन पॉइंट होगा हम उसको डिस्कस करते जाएंगे साथ साथ में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, इसका नाम क्या है, भौतिक दुनिया। ठीक है, तो बोलता क्या है और कहता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते चलते हैं। कहता है, साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी लैटिन करिया से हुई थी, जिसका अर्थ होता है जानना। क्या होता है, जानना, मतलब नो। ठीक, विज्ञान प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तार और गहराई से समझने का एक व्यवस्थित प्रयास है, और इस प्रकार पर्याप्त ज्ञान का उपयोग घटनाओं की भविष्यवाणी करने, संशोधित करने और नियंत्रित करने के लिए करें। ठीक है, और भौतिक विज्ञान अब देखिए क्या है। भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में एक बुनियादी अनुशासन है, जिसमें रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जैसे अन्य विषय भी शामिल है। भौतिकी क्या है, भौतिकी भौतिक जगत के अध्ययन को संदर्भित करती है, अर्थात प्राकृतिक के बुनियादी नियमों और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में उनकी अभिव्यक्ति का अध्ययन, उसी को क्या कहते हैं, भौतिकी। ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा चीज एक और है, मेन मेन पॉइंट जो इसका होगा मैं आपको इसमें डिस्कस करता चला जाऊंगा, आप उसको एक बार थोड़ा गौर से सुनते चले जाएंगे। ठीक है, उसी पे ध्यान ज्यादा देना है, ठीक ना। अब देखिए, एक और पॉइंट मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा आगे। कहता ही है, जो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, क्या है, ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स, क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी, क्या बोलते हैं जी, भौतिकी की शाखाएं। इसको थोड़ा हम जान लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो कितनी इसकी भौतिकी की शाखाएं हैं, तो इसके जो टोटल शाखाएं हैं कितने हैं, 4। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक, 1 2 3 1 4। और क्या क्या है, थोड़ा इसको गौर करेंगे। देखिए, पहली क्या है, पहली है यांत्रिकी। ध्यान दीजिएगा सब कोई थोड़ा, क्या है, यांत्रिकी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स। दूसरा जो ब्रांच है, दूसरा ब्रांच क्या है, उष्मा गतिकी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब कोई, ठीक ना। क्या है जी, उष्मा गतिकी, जिसको क्या बोलते हैं जी हम लोग, थर्मोडायनामिक्स। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सॉरी, क्या बोलते हैं, थर्मो थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, एक और चीज उसी के साथ साथ में, तीसरा जो है इसको बोलते हैं प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, क्या बोलते हैं जी, प्रकाशिकी। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिक्स। अब आ जाइए, चौथा जो है इसको बोलते हैं विद्युत, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग, क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकत्व। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ठीक है, ये क्या है आपका, ब्रांच, ठीक ना। इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे,
लेकिन इसको जानने से पहले एक और चीज ध्यान दे देंगे कि ब्रांचेज ऑफ जो फिजिक्स है ना, वो टोटल पहले 2 पार्ट में बटा है, और 2 पार्ट के अंदर ये दोनों पार्ट आते हैं, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा हम एक बार आपको कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको हमने हटाया, और हटाने के बाद हमने क्या किया, ये रहा ऊपर, ठीक है। तो पहला जो पार्ट आएगा क्या आएगा, इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, मेन चीज ध्यान रखें, कितना 2 पार्ट, सॉरी, हाँ। अब इसको लेंगे, ये कितने पार्ट हो गए जी, 2 पार्ट। 2 पार्ट के अंदर पहला पार्ट क्या है, चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। पहला पार्ट बोलता है, पहला पार्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें, जिसको बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या बोलते हैं जी, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं चिरस्मत। क्या बोलते हैं, चिरस्मत भौतिकी। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, आप लोग इंपॉर्टेंट है इसीलिए बोल रहे हैं। और इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं ये 4 प्रकार के, ठीक। ये हो गया पहला ब्रांच। दूसरा ब्रांच बोलते हैं आधुनिक भौतिकी, ठीक। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, आधुनिक भौतिकी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स, ठीक ना। ये अभी हमने क्या बताया आपको, क्लासिकल फिजिक्स कितने पार्ट के, 4 पार्ट के। कौन कौन, यांत्रिकी, उष्मागतिकी, प्रकाशिकी और विद्युत चुंबकत्व, ठीक है। अब आता है सेकेंड नंबर में कौन सा, मॉडर्न फिजिक्स। तो जो मॉडर्न फिजिक्स है वो कितने प्रकार के हो गए, ध्यान दीजिएगा अब इसको, ये हो जाएंगे 6 प्रकार के, ठीक ना। तो मॉडर्न फिजिक्स कितने प्रकार के हो जाएंगे, 6 प्रकार के। आइए हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दें। तो 6 प्रकार के हो जाएंगे। 6 प्रकार के पहले हम बना देते हैं आपके लिए, 1 2 3 4 5, ये 6। पहला क्या है इसमें, सापेक्षता का सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा सब कोई, सापेक्षता का सिद्धांत, दधा संयुक्त होता है इसमें सिद्धांत। दूसरा बोलता है क्वांटम, क्वांटम यांत्रिकी। क्या बोलेंगे, क्वांटम यांत्रिकी। तीसरा बोलेंगे परमाणु भौतिकी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चौथा बोलेंगे नाभिकीय। क्या बोलेंगे, नाभिकीय भौतिकी। पांचवा बोलेंगे ठोस अवस्था। क्या बोलेंगे, ठोस अवस्था भौतिकी, ठीक। और जो लास्ट है, लास्ट का नाम क्या है जी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ध्यान से देख लीजिएगा इसको, इसको क्या बोलेंगे। इसको थोड़ा सा नीचे में बढ़ा देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। देखिएगा क्या लिख रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये कितने हो गए, 6 हो गए। ये सबसे मेन चीज है, ठीक ना। इसी के आधार पे हमारा जो फिजिक्स है वो बना हुआ है। तब हमने जो चीज बताया आपको समझ में आ गया होगा, मेरे अकॉर्डिंग, मुझे जहां तक अनुभव हो रहा है कि आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं इसको लेकर। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या, अब इसका देखिएगा, भौतिकी का कुछ लिमिटेशन है, मतलब कुछ सीमाएं होती है, कहाँ तक है फैलाव है इसका। तो भौतिकी का फैलाव पढ़ेंगे, तो लेकिन इसके हम हेडिंग नहीं डालेंगे, इसमें क्या डालेंगे, एरो डाल के हम लिखना शुरू करेंगे इसके लिए। तो एरो डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो घटनाएं शामिल है वो क्या क्या है, प्रयोगशाला, स्थलीय, खगोलीय पैमाने, जिसमें हम लोग बैठते हैं मैकेनिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जैसे विषयों में इसमें शामिल है, जिसमें थर्मोडायनामिक्स भी आता है और प्रकाशिकी भी हम लोग इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा चीज हम लोग अब मेन चीज देखेंगे इसमें, देखिए
शास्त्रीय जो भौतिकी है, जो शास्त्रीय भौतिकी होती है वो मुख्य रूप से स्थूल घटनाओं को संबंधित है। जैसे कौन कौन सा? पहला, जैसे इन्होंने दिया था यांत्रिकी का, न्यूटन के गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित कणों और कठोरों को विद्युत पिंडों और कणों को सामान्य प्रणालियों की गति का तुलना करते हैं। सेकंड नंबर में क्या है? बिजली का गति विज्ञान हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड नंबर में क्या है जी? प्रकाश से जुड़ी घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं। और फोर्थ नंबर क्या है? ऊष्मा परिवैज्ञानिक स्थूलता के बारे में पढ़ते हैं। समझ गए बात को आप लोग? अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब थोड़ा सा इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ने हैं। अब देखिए क्या है, कुछ बल है, प्राकृतिक कुछ मौलिक बल होते हैं जिसको हम लोग तुलना करेंगे, और तुलना करने के बाद हम लोग इसी चैप्टर में इसके साथ ही साथ पढ़ेंगे। तो जैसे पहला क्या है, स्थूल जगत में गुरुत्वाकर्षण बल के अलावा हम कई प्रकार की ताकतों का सामना करना पड़ता है, जैसे मांसपेशियों की ताकत, निकायों के बीच संपर्क बल, घर्षण बल, ठीक है, संपीड़ित या लंबित स्पर्शिक बल, तनी हुई तारों और रस्सियों के बीच में बल। ये अलग अलग प्रकार के बल होते हैं, और आपको पता होगा बहुत से प्रकार के बल होते हैं, और हम लोग अलग अलग प्रकार के बल को अलग अलग जगहों पर पढ़ते हैं, अलग अलग सामना करना पड़ता है। जैसे देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी के क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारे पास क्या है, विद्युत है और चुंबकीय बल है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों से जुड़े परमाणु बल है, अंतर परमाणु और अंतर आणविक बल आदि भी है। ठीक है, अब आइए हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इनके बीच में कंपेरिजन पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में उनके द्रव्यमान के आधार पर परस्पर आकर्षण बल जो लगता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण बल बड़े पैमाने पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये हम जानते हैं। जैसे ब्रह्मांडों की घटनाएं, तारों, आकाशगंगा समूहों का निर्माण और विकास सब किसके कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अब आगे, दो आवेशित कणों के बीच में लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इसको जरूर ध्यान देंगे। यह एक और चीज, इसमें एक मेन पॉइंट भी है, इसको पॉइंट में लिखेंगे, बड़ी दूरी पर ही कार्य करता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब इसकी तुलना देखेंगे, तुलना देख लीजिए। तुलना बोलता है गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में यह अत्यधिक मजबूत है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान देंगे। और एक और चीज देखिए यहाँ पे, मुख्य रूप से विद्युत चुंबकीय बल जो परमाणु और अणुओं की संरचना, रासायनिक प्रकृति की और गतिशीलता और यांत्रिक, थर्मल और समगरियों के अन्य गुणों को नियंत्रित करता है। लेकिन वहीं पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है, जबकि विद्युत चुंबकीय बल हो सके तो आकर्षक और या प्रतिकारक भी हो सकता है। आगे देखिए, वह बल जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के नाभिक को बांधता है उसे क्या कहते हैं? मजबूत परमाणु शक्ति कहते हैं। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, मूलभूत से शक्तियों में सबसे मजबूत होता है, नाभिक बल सबसे मजबूत होता है। इसको जरूर ध्यान देंगे। कमजोर परमाणु बल जो इसको हम लोग बोलते हैं, जो परमाणु में ही प्रकट होता है। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, किस कहां पर प्रकट होता है? परमाणु के अंदर ही प्रकट होता है। ठीक है, आगे देखिए, भौतिकी में महान प्रगति अक्सर एकीकरण की ओर ले जाती है। इसकी सिद्धांत पे देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आता है, थोड़ा इसको ध्यान से लिख लेंगे। ये क्वेश्चन आता है कि भौतिकी में महान प्रगति अक्सर एकीकरण की ओर ले जाता है, इसको प्रूव करें, मतलब इस सिद्धांत को व्याख्या करें। तो देखिए कैसे लिखेंगे, पहला पॉइंट में डालेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के एक सामान्य नियम के तहत स्थलीय और आकाशीय डोमेन के एकीकृत किया। ठीक है, ऑस्टेड के द्वारा और फराडे के द्वारा प्रायोगिक खोजों में पता चला कि विद्युत और चुंबकीय घटनाएं सामान्य रूप से अविभाज्य है, ये आप लोग जानते भी हैं। तीसरा, मैक्सवेल ने बाबा ने क्या बोला था? मैक्सवेल ने खोज के साथ विद्युत चुंबकत्व और प्रकाशिकी को एकीकृत किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी आप जानते हैं। चौथा स्टेप, विद्युत चुंबकीय और कमजोर परमाणु बल अब एकीकृत हो गए और इन्हें एकल विद्युत कमजोर बल के पहलू के रूप में देखा जाता था। समझ में आ रहा है? ये सारा का सारा क्या है? एकीकृत की ओर ले जा रहा है। मतलब एक जिसने खोजा उसी के तहत क्या हुआ, जैसे न्यूटन बाबा ने किसी चीज का आविष्कार किया तो सब लोग उसी के पीछे लग गए कि उसके आगे क्या, उसके आगे क्या। मैक्सवेल ने कोई आविष्कार किया तो सब कोई उसी के पीछे लग गए। ठीक है, तो ये क्या बताया? एकीकृत के लिए, मतलब एकीकरण के लिए बारे में इन्होंने इसका व्याख्या किया था कि सभी लोग उसी के पीछे क्या हुआ, भागना शुरू कर दिए। शुरू में हुआ था, उसके बाद तो धीरे धीरे सब कुछ चेंज होने ही लगा था। ठीक है, अब आगे देखिए, भौतिकी के नियमों के प्रकृति। अब इसमें क्या है कि भौतिकी के नियम के अनुसार से क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या प्राकृतिक में कोई क्या चीज हुई, उसको देखिए पढ़ेंगे। तो बोला गया, जब ऊर्जा सभी रूप जैसे उष्मा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि का गणना करने पर पता चला कि ऊर्जा संरक्षित है। याद रहे क्या बोला? ऊर्जा संरक्षित है।
ठीक ना। ऊर्जा संरक्षण के सामान्य नियम किसके लिए सत्य है? अभी इसके लिए देखिए, सभी बलों और ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बीच किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए यह सत्य है, ये पूछता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लेंगे, आगे देखेंगे। यह सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक प्रकृति से सभी क्षेत्रों में, ये क्षेत्र लिखा हुआ है, याद रहे क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र में मान्य है। जैसे कि पहला क्या, कैसे, कहां कहां मान्य होगा? एक रासायनिक प्रक्रिया मूल रूप से विभिन्न अणुओं के बीच में परमाणुओं की पुनर्व्यवस्था है। यदि प्रतिक्रिया करने वाला अणुओं के कुल बंधन ऊर्जा उत्पाद अणुओं के कुल बंधन ऊर्जा से कम है तो अंतर गर्मी के रूप में प्रकट होता है और प्रतिक्रिया उष्मा का क्षेपी होती है। ऊर्जा अवशोषित प्रतिक्रियाओं के लिए विपरीत सच है। ये हम बताएंगे एक बार, थोड़ा इसको जरूर हम डिस्कस करेंगे एक बार। ठीक है, आगे देखेंगे। आइंस्टीन के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा के समतुल्य है। इस संबंध में द्वारा दिया गया एक इक्वेशन है। क्या इक्वेशन आप लोग को हम बहुत बार जिक्र किए हुए हैं क्लास में, क्या है? E बराबर mc का स्क्वायर, इसको जरूर लिखेंगे। ठीक है, इसको भूल जाइए यहाँ से। ठीक है, आप किसके लिए? निर्वात के लिए। तीसरा स्टेप क्या है? परमाणु प्रक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। अभी इसके विपरीत भी क्या होता है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। यह वह ऊर्जा है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन और परमाणु विस्फोट में जारी होता है। इसको जरूर ध्यान देंगे। ठीक है, अब आगे आ जाइए थोड़ा सा। संरक्षण कानूनों का गहरा संबंध होता है। संरक्षण का जो नियम है, इसको बोलते हैं संरक्षण का नियम। आपको पता है ना कि ऊर्जा कभी ना तो नष्ट किया जा सकता, ना कभी उत्पन्न किया जा सकता, उसको संरक्षित किया जा सकता है। संरक्षण का नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कहता है समय में अनुवाद के संबंध में प्रकृति के समरूपता ऊर्जा के संरक्षण के नियम के बराबर होता है। ब्रह्मांड में हर जगह प्रकृति के नियम समान है, जबकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग स्थितियों के कारण घटनाएं अलग अलग हो सकती है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा ध्यान देंगे और आगे देखिए। उसी तरह अंतरिक्ष में की आइसोटॉपी, जिसको अंतरिक्ष में कोई आंतरिक रूप से पसंदीदा दिशा नहीं होता है, कोणीय गति के संरक्षण के नियमों को रेखांकित करती है। आगे, अंतरिक्ष और समय की समरूपताओं और अन्य समरूपताओं के प्रकृति के मूलभूत शक्तियों के आधुनिक सिद्धांतों के केंद्रीय भूमिका निभाती है। ये समझ में आ गया? इसके अलावा ये हमारा मेन पॉइंट है। ठीक है, हम लोग ने इतना चीज पढ़ा, ये चीज हम लोग जानते भी हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम थोड़ा सा एक और आगे के वीडियो में आपको हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थोड़ा लंबा हो गया, 20 मिनट के आसपास हो गया वीडियो, लेकिन आगे वाले लेक्चर में मैं आपको इसको पूरे के सिद्धांत के बारे में क्या करेंगे, आपको एक बार जरूर हम बताएंगे। ठीक है, जब भी किसी को नोट करना हो या कोई नोट्स लिखना हो तो आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके इसको क्या करेंगे, हम लिख लेंगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए सबसे ये चीज। एक बार शूट हुआ है।